दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आज हम दोस्तों एमएसएन का पोर्शन ईएनटी के बारे में बात करेंगे। ईएनटी में हम नोज की डिसऑर्डर देखेंगे, ईयर की डिसऑर्डर देखेंगे और टंग वाले डिसऑर्डर देखेंगे। तो आज हम एपिस्टेक्सिस यानी नोज में ब्लीडिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। क्या कॉज होता है जिसके कारण ये ब्लीडिंग होती है और इसका क्या मैनेजमेंट होता है, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होता है और क्या साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, वो सभी स्टडी करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप सिस्टम वाइज एमएसएन की पीडीए की क्लासें सिस्टम वाइज स्टडी कर सकते हो। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट में क्लासें नहीं ली तो प्लेलिस्ट से क्लासें ले ले और रेगुलर चैनल के साथ बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एपिस्टेक्सिस को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नोज ब्लीडिंग। इसको नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। नोज से ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। इट इज आल्सो, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, इट इज आल्सो नोन एज नोज ब्लीडिंग। इसको नोज ब्लीडिंग के नेम से भी जाना जाता है। ये कहां पर होती है? नोज ब्लीडिंग कहां पर होती है? ये नोस्ट्रिल में भी हो सकती है, नेजोफेरिंग्स में भी हो सकती है एंड नेजोफेरिंग्स में भी हो सकती है। तो अगला पॉइंट लिखो, इट इज एक्टिव ब्लीडिंग। एक्टिव ब्लीडिंग इन नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के वाला पार्ट, नोस्ट्रिल में हो सकती है। एक्टिव ब्लीडिंग इन नोस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में भी ये एक्टिव ब्लीडिंग की कंडीशन हो सकती है एंड नेजल कैविटी। तो दो पॉइंट देख ली कि ये कंडीशन इसमें क्या होता है, नोज की। इसको आल्सो नोन एज द नोज ब्लीडिंग एंड इट्स द एक्टिव ब्लीडिंग इन द नोस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स एंड नेजल कैविटी। ये कंडीशन मोस्टली होती क्यों है? ये कंडीशन होती है क्योंकि ये नेजल सेप्टम होता है अपने, यहाँ पर 5 ब्लड वेसल्स आती है, मतलब ब्लड वेसल्स आकर ये नेजल सेप्टम होता है जो हमारी नोज होता है उसको डिवाइड करता है। ये नेजल सेप्टम होता है, ये रेड कलर में। तो यहाँ पर 5 ब्लड वेसल्स आकर एक जाल बनाती है, एक प्लेक्सस बनाती है। तो कोई भी नॉर्मल कुछ भी हल्का सा भी टच हो गया, कोई फॉरेन बॉडी आ गया या कुछ भी एक्सीडेंट के कारण नोज पे टच हो गया, या हम क्रिकेट खेलते हैं तब बॉल लग जाती है, थोड़ी सी भी इंजरी हो जाती है तो उस टाइम ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 5 ब्लड वेसल्स आती है। वो 5 ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, वो किस आर्टरी की ब्रांच होती है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। तो 5 ब्लड वेसल्स आकर वहां पर एक प्लेक्सस बनाती है और उस प्लेक्सस को किसलबैक प्लेक्सस बोलते हैं। तो उस किसलबैक प्लेक्सस में अगर थोड़ी सी इंजरी हो जाएगी या नेजल सेप्टम में थोड़ी सी भी टच हो जाए, कोई हमारे नेल से टच हो जाए, तो वो ब्लीडिंग कंडीशन हो सकती है और उस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। तो ये मोस्टली इट ऑक्यूर व्हेन जो वेसल्स इंजर्ड होती है, इसके कारण ये ब्लीडिंग वाली कंडीशन होती है। तो इट ऑक्यूर इन ब्लड वेसल्स इंजर्ड। अगला पॉइंट निकालो, नेजल सेप्टम मैक ए प्लेक्सस, एक जाल बनाता है। क्यों? बिकॉज देयर हैव 5 ब्लड वेसल्स। 5 ब्लड वेसल्स आकर वहां पर एक प्लेक्सस बनाती है या जाल बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? किसलबैक प्लेक्सस। 5 ब्लड वेसल्स मैक ए प्लेक्सस दैट नोन, उसको किस नाम से जानते हैं? दैट नोन एज किसलबैक प्लेक्सस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एमसीक्यू मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो वहां के लिए भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो उस टाइम उसमें शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसलबैक प्लेक्सस में कौन
5 ब्लड वेसल्स आकर मिलती है। तो कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्सपेक्ट ऑफ द किसलबैक, कि किसलबैक में से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सी आर्टरी या कौन सी ब्लड वेसल्स किसलबैक प्लेक्सस में आती है, और ये एक्सेप्ट 3 अलग दे देगा और 4 तीनों किसलबैक प्लेक्सस की दे देगा और एक एक्सेप्ट दे देगा, और वो पूछेगा एक्सेप्ट कौन सा है। तो इस टाइप से तो फर्स्ट ब्लड वेसल्स होती है उसकी एंटेरियर एथमोइड आर्टरी, एंटेरियर एथमोइड आर्टरी। सेकंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसलबैक प्लेक्सस है, उसमें 5 आर्टरी या 5 ब्लड वेसल्स आकर मिलती है। उनके में 5 ब्लड वेसल्स में फर्स्ट है एंटेरियर एथमोइड आर्टरी, सेकंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी। ये एंटेरियर होता है एंटेरियर एथमोइड आर्टरी एंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी होती है। ये किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ ऑप्थेलेमिक, ऑप्थेलेमिक आर्टरी होती है, उसकी ब्रांच होती है ये एंटेरियर एथमोइड आर्टरी एंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी। थर्ड होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, यस लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, जो फेशियल आर्टरी होती है उसकी। तो यहाँ सुपीरियर लेबियल आर्टरी के आगे लिखो ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ऑफ फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है। एंड फोर्थ होती है स्पेनोपैलेटोइन आर्टरी, फोर्थ स्पेनोपैलेटोइन एंड ग्रेटर पैलेटोइन आर्टरी। ये स्पेनोपैलेटोइन एंड ग्रेटर पैलेटोइन किस आर्टरी की ब्रांच होती है, मैक्सिलरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी। तो हमने ये जनरल इंट्रो दे दिया। जनरल इंट्रो में हम देखा है कि इसको मोस्टली नोज ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ये नोज ब्लीडिंग की कंडीशन होती क्यों है, मोस्टली होती है नर्व सेप्टम के डैमेज होने या कुछ भी एबनॉर्मलिटी हो जाए तो वहां पर इंजर्डी हो जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो जाती है। कौन सी ब्लड वेसल, वहां पर 5 ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो सकती है, क्योंकि 5 ब्लड वेसल्स आकर वहां पर जालनुमा संरचना बनाती है, और जालनुमा संरचना बनाने के कारण वहां पर कुछ भी टच हो जाए, कुछ भी स्मॉल पार्टिकल भी अगर थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है एपिस्टेक्सी। किसलबैक प्लेक्सस में 5 ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, एंटेरियर एथमोइड आर्टरी, एंटेरियर एथमोइड आर्टरी एंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी। एंटेरियर एंड पोस्टेरियर एथमोइड आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ऑप्थेलेमिक आर्टरी की। एंड थर्ड देखा हमने सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। एंड स्पेनोपैलेटोइन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटोइन आर्टरी, ये किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो हमने इसका जनरल इंट्रो देख लिया। अब इसके कोज, किस कारण ये कंडीशन हो रही है, हम जानते हैं किस कारण होती है। नॉर्मली अगर कोई भी ब्लीड टच हो जाए, एक्सीडेंट के कारण नोज में कुछ ब्लीडिंग हो जाए, अगर कुछ नेल है जैसे अपने नाखूनों से कुछ एबनॉर्मल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके कारण एपिस्टेक्सिस कंडीशन हो रही है। तो हम इसके कोजेज, अगला पॉइंट डालो आप इसके कोज, शॉर्ट पॉइंट है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो हम थोड़ा फास्टली चल रहे हैं। कोजेज, कोजेज में फर्स्ट लोकल कोज, लोकल कोज में जैसे नेल, फिंगर नेल ट्रॉमा हो सकता है, फिंगर नेल ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुआ हुआ नेल पर कुछ प्रेशर पड़ जाए उस कारण नेल ट्रॉमा, नेल के द्वारा फिंगर डालते हैं नोज में, उस टाइम कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए उस कारण ब्लीडिंग हो सकती है। डायरेक्ट इंजरी बाय बॉल एंड
फिस्ट, कोई मुक्का मार दे, उस कारण ये एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीडिंग वाली कंडीशन हो सकती है। अगला फ्रैक्चर, नेजल बोन फ्रैक्चर। नेजल बोन होती है, इसका बोन अपने नोज होता है, उसके टू पार्ट होते हैं, अपर वाला हार्ड पार्ट होता है, यहाँ पर नेजल बोन होती है, नीचे वाला कार्टिलेज से बना होता है, यहाँ ये सॉफ्ट पार्ट होता है। तो नेजल बोन फ्रैक्चर हो जाए और कुछ इन्फेक्शन कंडीशन हो जाए। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कहाँ पर, नोज की मेम्ब्रेन होती है, कहाँ पर, राइनाइटिस, उसमें ये कौन सी होती है, नेजल नोज की मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। या ये साइनस होते हैं, वहां पर इन्फेक्शन हो जाए, साइनोसाइटिस। तो इस कंडीशन के कारण एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो सकती है। कुछ अदर कोज, अगर कुछ ड्रग्स ले रहे हैं तो अगला पॉइंट डालो कोज में, अदर कोज में। जैसे कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स में एंटीकोगुलेंट मांग सकते हैं। एंटीकोगुलेंट क्या करेगी, ब्लड को थिन कर देगी, थिन कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड पतला हो जाएगा और वो एपिस्टेक्सिस कंडीशन को रिस्पेक्टर यानी बढ़ावा देता है। ड्रग्स लाइक एंटीकोगुलेंट ब्लड का थक्का नहीं बनने देंगे। ड्रग्स हो सकती है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किस प्रकार कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ब्लड वेसल्स होती है, और नोज में 5 ब्लड वेसल्स होती है, उनमें से कोई भी रप्चर हो जाए और उसके कारण एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाए। हाइपरटेंशन भी इंडिकेट करता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होती है, जो उसी टाइप से रप्चर होकर एपिस्टेक्सिस कंडीशन को इंडिकेट करती है। अगर कुछ फॉरेन बॉडी, अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं आपस में मतलब पेंसिल घुसा लेते हैं, उस कारण वो रप्चर हो जाए, या नेजल सेप्टम वाली जो ब्लड वेसल्स वो रप्चर हो जाए, उस कंडीशन के कारण एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो सकती है। अगला बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर वाली कंडीशन के कारण भी एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो सकती है। तो हमने इसके कोज देख लिए। कोज में हमने पहले तो हमने देखा इसके लोकल कोज, फिर कुछ इन्फेक्शन वाली कंडीशन, फिर अदर कोज। तो ये इजी है, बिल्कुल इजी वे में मैंने बता दिया, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। आप साथ के साथ नोट्स भी बना लिया करो, ताकि आप बाद में पढ़ो तो पूरी क्लास एक साथ तो वापस नहीं देखोगे, तो नोट्स बना के रख लिया करो। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ और लिखवाता हूँ, इसी कारण। अब इसका हम साइन सिम्टम देखेंगे। अगला पॉइंट, कोर्स देख लिए, अब इसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे या डायग्नोसिस देख सकते हैं पहले। तो पहले हम साइन सिम्टम देखेंगे। साइन सिम्टम में वही नोज की ब्लीडिंग होगी। एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन में क्या होगा, नोज ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लड का कलर कौन सा होगा, मोस्टली डार्क एंड ब्राइट लाइट, डार्क एंड ब्राइट लाइट कलर की नोज ब्लड की ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो ये नजल सेप्टम है, ये ब्लॉकेज हो सकते हैं, और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस कारण डिस्निया भी देखने को मिल सकता है। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। हेडेक, वर्टिगो एंड वीकनेस, क्योंकि जब भी ब्लड का लॉस होता है तो हमें चक्कर से आते हैं, देखा होगा, और वीकनेस आती है, हेडेक होती है। ये 3 साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं जब हमने ब्लड का लॉस होता है। तो ये तीनों, वर्टिगो मीन्स सिर का चक्कर आना, एंड कंफ्यूजन साफ होता है। तो ये हमने इसके साइन सिम्टम देख ली। अब अगला पॉइंट डालो इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किस हिसाब से करेंगे, थोड़ा ये चैप्टर इजी है, इसलिए मैं, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा कवर करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। तेज तो इतना तो नहीं पढ़ा, मैं आपको पूरा तरीके से प्रॉपर समझा रहा हूँ। तो अगला पॉइंट डालो अब इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। डायग्नोसिस में फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन में उससे पूछेंगे कैसे लगी, क्या हुआ, कौन सा कोज हुआ जिसके कारण ये कंडीशन हुई है, हिस्ट्री कलेक्शन। सेकेंड
फिजिकल असेसमेंट करेंगे कि कहाँ पर नोज ब्लीडिंग हो रही है, किस टाइप से हो रही है, नेजल सेप्टम ब्लॉकेज हो गए, इस टाइप से उसका फिजिकल असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। एंड एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, नेजल एंडोस्कोपी या एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। तो इसके हमने डायग्नोसिस देख लिए। अब इसका मैनेजमेंट, तो अगला पॉइंट डालो आप, मैनेजमेंट। अगर कुछ भी दिक्कत आया आपको, पॉइंट कोई सी भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो आप कमेंट कर दिया करो, उसका जितना जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगा और उस जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कर दिया करो कमेंट। अगला पॉइंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि उसकी ब्लीडिंग हो रही है वो कैसे तो स्टॉप करें, और फिर सेकंड देखेंगे हम कि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई उसको आगे होने से कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टॉप टू ब्लीडिंग को, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग। फर्स्टली हम देखेंगे ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करें। तो जो पेशेंट है या जिसको एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो रही है उसको हम लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे। लीन फॉरवर्ड पोजीशन मींस, डायग्राम देखो आपको दिख रहा होगा, लीन फॉरवर्ड मतलब हम इस टाइप से को ऐसे मोस्टली हम ब्लीडिंग होती है तो इस टाइप से दे देते हैं, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे। लीन फॉरवर्ड पोजीशन, कुछ क्या करते हैं लीन बैकवर्ड पोजीशन दे देते हैं। बैकवर्ड में क्या करते हैं, अरे रुक जाएगा इसका, तो वो पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लीन बैकवर्ड पोजीशन में वो ब्लीडिंग हो रही है वो थोरैक्स कैविटी में, रेस्पिरेशन में और बॉडी के अंदर जाकर सीवियर प्रॉब्लम कोज कर सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको नोट लिख लो कि एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती, यानी इसमें पर्सन है उसकी डेथ नहीं होती, तो इसको लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन नहीं होती है, लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन नहीं होती ये, मतलब इसमें कुछ ब्लीडिंग ही होगी। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो वो कुछ एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप कर सकती है, लेकिन इसमें पर्सन की डेथ नहीं। तो ये आप नोट करके लिख लो कि एपिस्टेक्सिस इज ए नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, क्योंकि इसमें पेशेंट की या पर्सन की डेथ नहीं होती। आप भी सोचो, नक्सीर बोलते हैं एपिस्टेक्सिस, नक्सीर आने पर किसकी डेथ हो जाती है, तो ये अगर ज्यादा हो रही है तो वो सीवियर कंडीशन हो सकती है, कुछ एबनॉर्मलिटी कर सकती है, लेकिन पर्सन की डेथ नहीं होती नक्सीर के कारण, एपिस्टेक्सिस के कारण। तो हाउ स्टॉप ब्लीडिंग, फर्स्ट पॉइंट कि ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप करें, तो इसमें हम देंगे लीन फॉरवर्ड पोजीशन। पेशेंट है उसको हम लीन फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम कि पेशेंट को बोलेंगे या पर्सन है जिसको एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो रही है उसको बोलेंगे कि आप ब्रीथिंग करें माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू नहीं करें, क्योंकि नोज के थ्रू करेगा तो जो ब्लड है वो रेस्पिरेशन नेजोफेरिंग से रेस्पिरेशन के थ्रू मतलब थोरेक्स कैविटी में जा सकता है। तो अगला पॉइंट, एडवाइज पेशेंट टू ब्रीथ बाय माउथ के थ्रू ब्रीदिंग करो। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम थंब को और इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है, ये मिडल फिंगर होती है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर और ये बेबी फिंगर बोलते हैं इसको, छोटी वाली होती है तो बेबी फिंगर बोल देते हैं। तो ये इंडेक्स फिंगर है, उससे उसका नेजल जो पार्ट हार्ड नहीं होता उस पार्ट को पिंच करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, पिंच द लोअर सॉफ्ट पार्ट, पिंच द लोअर सॉफ्ट पार्ट बाय द किसके थ्रू, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। सॉफ्ट पार्ट को पिंच करेंगे, ये ऊपर वाला हार्ड पार्ट होता है, यहाँ पर बोन होती है, ये कार्टिलेज होती है नीचे वाले पार्ट में, ये सॉफ्ट पार्ट देख लो, आप टच करके देख लो, उस पार्ट को पिंच करेंगे इंडेक्स फिंगर एंड थंब के थ्रू। कितने के लिए, फॉर कितने टाइम के लिए, 5 to 20 मिनट्स। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि पेशेंट को हम लोअर सॉफ्ट पार्ट होता है उसको इंडेक्स फिंगर एंड थंब के थ्रू पिंच करेंगे, कितने टाइम के लिए,
5 to 20 मिनट्स के लिए। और अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो उसको हम प्रोवाइड आइस कंप्रेशन, प्रोवाइड आइस कंप्रेशन। पर्सन है या पेशेंट है उसको आइस कंप्रेशन, क्योंकि आइस कंप्रेशन क्या करेगी, उसका टेम्परेचर डाउन करेगी और मसल्स के कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसके कारण ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमने कि फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कि कैसे हम ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे। अब सेकंड, प्रिवेंट टू ब्लीडिंग इन रिपीटेड, दोबारा ब्लीडिंग आने से किस प्रकार प्रिवेंट करेंगे। तो अगला पॉइंट, हाउ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग अगेन। हाउ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग अगेन, ब्लीडिंग को दोबारा आने से कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो ब्लीडिंग पहले हमने देखा उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया, अब ब्लीडिंग को किस आने से कैसे रोकेंगे। तो अगले फर्स्ट पॉइंट कि उसको बोलेंगे कि कोई भी हैवी काम नहीं करे, कोई भी अगर ब्लीडिंग हुई है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नोज में नहीं दे, फिंगर भी नोज में नहीं डाले, इस टाइप से एडवाइस करेंगे। तो फर्स्ट, डू नॉट पुट एनीथिंग इन नोज, डू नॉट पुट एनीथिंग इन नोज। जब वो स्नीजिंग करे, स्नीजिंग टाइम ओपन माउथ, जब स्नीजिंग कर रहा है तो माउथ को ओपन रखे, क्योंकि प्रेशर कम पड़ेगा और उसके कारण वो हम एपिस्टेक्सिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। ज्यादा बोवल मूवमेंट के दौरान ज्यादा स्ट्रेन नहीं करे, ज्यादा प्रेशर नहीं करे, डू नॉट स्ट्रेन। अगला पॉइंट, डू नॉट स्ट्रेन ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट, बोवल मूवमेंट के दौरान ज्यादा स्ट्रेन या ज्यादा प्रेशर नहीं बनाए, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, एपिस्टेक्सिस वाली कंडीशन हो सकती है। अगला पॉइंट, डू नॉट लिफ्ट, कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट नहीं करे जब उसको एपिस्टेक्सिस कंडीशन हो रही है तो कुछ दिनों के लिए। डू नॉट लिफ्ट एनी हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट नहीं करे। स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग अवॉइड। और जो कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती है उनको यूज करने के लिए अवॉइड करेंगे, अवॉइड टू एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। अगला पॉइंट, तो ड्रग्स, तो ये इसका मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट देख लिया हमने, इससे एपिस्टेक्सिस वाली पूरी कंडीशन, इसके क्या इंट्रो देख लिया शुरुआत में हमने, फिर इसके कोज देख लिए, फिर साइन सिम्टम और डायग्नोसिस, और लास्ट में हम मैनेजमेंट में दो टाइप से देखा कि ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कैसे करें, और सेकंड ब्लीडिंग को प्रिवेंट कैसे करिए आप वापस आने से, अगेन आने से। तो ये हमने एपिस्टेक्सिस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप सिस्टम वाइज क्लासेस लो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो।